दोस्तों म्यूचुअल फंड्स को लेके लोगों ने एक बहुत बड़ी भूल पाल के रखी हुई है। क्या है वो भूल? भूल ये है कि जो इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, मतलब स्टॉक बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जैसे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी हो गई, लार्ज कैप हो गई, मिड कैप हो गई, स्मॉल कैप हो गई, ये सारी कैटेगरीज ना सुपीरियर रिटर्न्स देती हैं। ऐसी एक भूल मान के लोग बैठे हुए हैं। आज इस भूल को मैं पूरी तरह से तोड़ने वाला हूं और इसके लिए मैं सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाने वाला हूं। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए। सबसे पहले हम एक सिंपल निफ्टी 50 एक जो इंडेक्स फंड है उसकी बात करना चाहते हैं। आप मेरे स्क्रीन पे देखिए कि पिछले 5 साल में निफ्टी ने कितने रिटर्न्स दिए हैं। 14.54%, तकरीबन 14% का रिटर्न मान के चलते हैं। एनुअल सालाना रिटर्न निफ्टी 50 ने दिए हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं एक ऐसा म्यूचुअल फंड जिसको हम कहते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ये केवल एग्जांपल है एचडीएफसी का। यहां पर मैं कोई एचडीएफसी की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, एग्जांपल के लिए इसको यूज कर रहा हूं। तो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या होता है? बैलेंस एडवांटेज फंड बाद में समझाऊंगा, लेकिन पहले अगर हम देखें पिछले 5 साल में इनका कितना रिटर्न आया है, 19.77%। और ये रेगुलर प्लान का है, ये डायरेक्ट का नहीं है। डायरेक्ट का तो इससे भी ज्यादा होगा, 1% 1.25%। ठीक है, तो ये 19.77% रिटर्न काफी बेटर है निफ्टी के कंपैरिजन में। और ये जो फंड है, ये फंड फुल्ली इक्विटी बेस्ड फंड नहीं है, मतलब स्टॉक बेस्ड फंड नहीं है। होते क्या है अभी 1 मिनट में समझाऊंगा। और केवल 5 साल ही नहीं, मैं अगर आपको सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से ये फंड चालू हुआ है, इस फंड को चालू हुए हुए 32 साल हो चुके हैं। ठीक है, 32 साल का अगर मैं डेटा दिखाता हूं तो पिछले 32 साल में इसने तकरीबन 18% का एनुअल रिटर्न दिया है। रेगुलर फंड की बात कर रहा हूं, डायरेक्ट की बात नहीं कर रहा हूं। डायरेक्ट ने तो थोड़ा और दिया होगा। ठीक है, पॉइंट क्या है कि केवल इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स जैसे कि लार्ज कैप बेस हो गए, स्मॉल कैप हो गए, फ्लेक्सी कैप हो गए, जरूरी नहीं है वो ही केवल सुपीरियर रिटर्न्स देंगे आपको। बैलेंस एडवांटेज फंड एक कैटेगरी है जो बहुत लोग को मालूम नहीं है। ये होते क्या है, इनमें एलोकेशन कैसे होता है, किस तरह के इन्वेस्टर के लिए सूटेबल है, इनमें कौन कौन से फंड्स को कैसे कैसे हमें सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या क्राइटेरिया लगने चाहिए, इन सारी बातों को मैं आपके सामने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में डेटा के साथ दिखाने वाला हूं। और ये वीडियो अगर आपने देख ली तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स के आप बाहुबली बन जाओगे, ये मेरा प्रॉमिस है। अगर आप मुझे नहीं जानते हैं तो मेरा नाम है राहुल जैन। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं। हिंदी में इस चैनल के माध्यम से आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और साथ में एक बड़ा अनाउंसमेंट मैं करने वाला हूं कि हमने हिंदी जनता को ध्यान में रखते हुए आपके लिए एक नया ब्रांड न्यू पॉडकास्ट चैनल चालू किया है यूट्यूब पे। इसका नाम है गुड टू ग्रेट। यहाँ पे ऑलरेडी वीडियोस लाइव हो चुकी हैं। आप अगर इस चैनल पे जाकर वीडियोस देखेंगे, पॉडकास्ट देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड और नॉन फाइनेंस, नॉन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी हम इसमें गेस्ट लेके आएंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका हर दिन, आपकी हर मिनट एक अच्छी लर्निंग के लिए जाए। इस प्रयास को लेके हमने इस चैनल को लॉन्च किया है। आप इस चैनल को जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन या कमेंट में डाल दिया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैनल पे अगर आप आके आप अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, आप मेरे साथ एक पॉडकास्ट करना चाहते हैं, तो यहां इस चैनल पे कम्युनिटी में जाके आप सारी डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। और अगर आप फॉर्म सबमिट करते हैं, हम आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आप और मैं बैठ के वार्तालाप करेंगे बहुत सारे इश्यूज पे, बहुत सारे मुद्दों पे, बहुत सारे अच्छी अच्छी बातों पे, बहुत सारी नेगेटिव चीज़। तो जरूर से गुड टू ग्रेट पॉडकास्ट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब मैं वापस आता हूं बैलेंस एडवांटेज फंड्स पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये आंसर करेंगे कि बैलेंस एडवांटेज फंड्स, या आप जिनको बैफ कहते हैं, बैफ होते क्या हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बैफ होते हैं हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हाइब्रिड मतलब मिक्स। मिक्स मतलब किस चीज का मिक्स? तो पहला कंपोनेंट है डेट। डेट मतलब जैसे कि कोई भी टी बिल्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, बहुत सारी चीज होती है डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, तो वो हो गया एक कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट आता है स्टॉक्स, मतलब इक्विटी। तो हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की एक कैटेगरी है जिसको हम बैफ कहते हैं। और इस बैफ में डेट भी होता है और स्टॉक्स भी होते हैं। मतलब अगर आप अपना पैसा बैफ में डाल रहे हैं तो बैफ मैनेजर क्या करेगा, उससे थोड़ा बहुत डेट खरीदेगा और थोड़ा बहुत उस पैसे को स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन सबसे ब्यूटीफुल बात बैफ की ये होती है कि फंड मैनेजर के पास पूरी फ्रीडम है। वो डिसाइड कर सकता है कि कितना परसेंट उसको स्टॉक्स में डालना है और कितना परसेंट उसको डेट में डालना है। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा, मान लीजिए आपके फंड मैनेजर को ये लगता है कि आगे आने वाले टाइम में इंडियन स्टॉक मार्केट गिर सकता है, उसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, मानो कहीं वॉर की सिचुएशन हो रही है या ओवरऑल वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, वो अपने इक्विटी कंपोनेंट को कम कर देगा।
ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता, इक्विटी को बेच देगा, स्टॉक्स को बेच देगा वो, ठीक है, और डेट को बढ़ा देगा, क्योंकि डेट में क्या होता है ना, फिक्स्ड आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो आपका पोर्टफोलियो ओवरऑल डाइवर्सिफाइड हो गया और किसी भी कंडीशन को वो डील कर सकता है। और इसमें आपको कुछ नहीं करना, ये फंड मैनेजर सारी चीज़ें अपनी एक्सपर्टीज को आपको बैफ के थ्रू दे रहा है, आपको तो एक डाइवर्सिफाइड फंड मिल रहा है, लेकिन जो ये एलोकेशन है ये वो खुद तय कर सकता है, ठीक है, कि कितना होगा। इसमें सेबी की अगर मैं आपको गाइडलाइंस दिखाऊं तो ये सेबी का सर्कुलर आया था 2017 में, उसमें सेबी ने ये बोला है कि जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन और जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स होते हैं उनमें किसी भी प्रोपोर्शन में डेट और इक्विटी मैनेज कर सकता है डायनेमिकली फंड मैनेजर, ठीक है। इससे ये होता है कि मार्केट कंडीशंस के हिसाब से आपका फंड मैनेजर सारी कॉल्स ले सकता है। अब इसको मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूं, मेरे स्क्रीन पे देखिए, अगेन मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूं एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, ठीक है। अब इसकी मैं अगर आपको लेटेस्ट पोर्टफोलियो दिखाऊं तो आप नीचे आएंगे तो पता लगेगा एज ऑफ दिसंबर 2025 इनके पोर्टफोलियो में अभी स्टॉक्स इक्विटी दिख रही है आपको तकरीबन 69.87%, बाकी आप देखेंगे तो सॉवरन डेट है, गवर्नमेंट का जो डेट होता है वो है, इनविट्स हैं, रीट्स हैं, ठीक है, ट्रिपल ए इक्विवेलेंट और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत कैश है। तो इस तरह से ये एलोकेशन इन्होंने यहां पर लेके रखा हुआ है। इस एलोकेशन का फायदा यही है कि एक तो आपको डाइवर्सिफिकेशन मिल गया, और सबसे बड़ी बात ये एलोकेशन फिक्स्ड नहीं है, जो बहुत सारे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में होता है ये फिक्स नहीं है, ये फंड मैनेजर इसको चेंज कर सकता है। लेकिन एक बात आप नोट करना कि जितने भी बैलेंस एडवांटेज फंड हैं इन सब में आपको जनरली इक्विटी जो होगी वो 65% से ज़्यादा होगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये फंड मैनेजर्स क्या करते हैं कि 65% से ज़्यादा इक्विटी रखने से टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं। वो कैसे कि जब इक्विटी 65% से ज़्यादा है तो इस फंड की कैटेगरी बन जाएगी इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड, और इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में केवल 12.5% का ही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। अगर ये 65% से कम हो जाता है एलोकेशन तो इनमें डेट म्यूचुअल फंड्स का टैक्सेशन लग जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो सकता है अगर जिसकी इनकम टैक्स 20% स्लैब में आ रहा है या कोई 30% में आ रहा है। तो इसीलिए जनरली ये 65% से ज़्यादा का यहाँ पर एलोकेशन रखते हैं इक्विटी। अब देखिए, मान लीजिए कि इस फंड मैनेजर को ये लगता है कि यार अभी है ना स्टॉक मार्केट ऊपर भागने वाला है, तो व्हाट दे कैन डू इज कि ये जो 69% का है ना एलोकेशन, इसको वो बढ़ा के 80% कर सकता है, जिससे कि जब मार्केट बढ़ेगा तो इस फंड के रिटर्न्स अच्छे आएंगे। इस तरह का एलोकेशन फंड मैनेजर कॉल ले सकता है, जो आप और मैं शायद ना ले पाए, तो ये एक्सपर्टीज ये फंड मैनेजर की होती है। दूसरी बात, यहां पर फंड मैनेजर क्या करते हैं, स्टॉक्स का जो कंपोनेंट है उसमें देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, इनमें अगर आप देखिए जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक इस पर्टिकुलर फंड मैनेजर ने क्या किया है, 48.4 से 52.9% कर दिया है लार्ज कैप का रेशो। मतलब लार्ज कैप का प्रोपोर्शन ज्यादा बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि मार्केट में रिस्क ज्यादा है, स्मॉल कैप माइक्रो कैप गिर सकते हैं, तो उसने लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ा दिया। ये सारी फ्रीडम, ये सारी एक्सपर्टीज आपको ऑटोमेटिकली बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू मिल जाती है। अब आप मेरे से कहोगे राहुल फिर इन फंड्स के रिटर्न्स कैसे हैं? आपने तो केवल एचडीएफसी का ही हमें डेटा दिखाया है, और फंड्स का रिटर्न्स कैसा है और इनमें रिस्क या वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशंस कितने होते हैं। तो अब मैं आपको कुछ वो डेटा भी दिखाने वाला हूं जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि इनमें पास्ट में किस तरह के रिटर्न्स रहे हैं, किस तरह की वॉलेटिलिटी रही है, और इन फंड्स को देन चूज कैसे करें वो भी मैं आपको समझाने वाला हूं। तो आप मेरे स्क्रीन पे अभी तकरीबन 20 बैलेंस एडवांटेज फंड्स देख सकते हैं, उनके नाम यहां पर देख सकते हैं। इनमें से मेरी कोई रिकमेंडेशंस नहीं है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूं, ठीक है। इनको मैंने एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से इनको हाईएस्ट को सबसे ऊपर रखा है और लोएस्ट को सबसे नीचे रखा है। सबसे बड़ा फंड इसमें है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, जिसका मैंने एग्जांपल आपको पहले दिया था। उसके बाद नंबर 2 पे आईसीआईसीआई प्रू, नंबर 3 पे एसबीआई एटसेट्रा। आप ये लिस्ट देख सकते हैं। अब अगर मैं आपको रिटर्न्स दिखाऊं इनके, तो रोलिंग रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो रोलिंग रिटर्न्स देखते हैं। अब उम्मीद करता हूं आपको मालूम होगा रोलिंग रिटर्न्स क्या है, ठीक है। रोलिंग रिटर्न्स में अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स आए हैं पिछले 3 साल में एचडीएफसी के 21.06% के एनुअल रिटर्न्स, ठीक है। उसके बाद आईसीआईसीआई प्रू, एसबीआई 14%, 15%। आप यहां पर रेंज देखिए, ठीक है, 21% से लेके 14, 15, 13, 14, 13, 14, 16, 13, 16, 11, 15, मतलब बड़ी ही वाइड रेंज है यहां पर। 13%, 12% से लेके 21% तक की रेंज है। तो बैलेंस एडवांटेज फंड्स ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अगर आप डेटा देखते हो तो। लेकिन दूसरी बात, इनमें रेंज बहुत ज्यादा है, तो मतलब हमें फंड सिलेक्शन काफी ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे करते हैं फंड सिलेक्शन बैलेंस एडवांटेज फंड का, वो भी मैं आपको समझाऊंगा 2-3 मिनट के अंदर अंदर। लेकिन आपको रिटर्न प्रोफाइल समझ में आ गया कि पास्ट में इतने रिटर्न्स आए, गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में भी ऐसे ही आएंगे, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप हमेशा ये मान के चलिए कि जरूरी नहीं है उतने ही रिटर्न्स आए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स की है वो है उनकी वॉलेटिलिटी। क्या होती है वॉलेटिलिटी? वॉलेटिलिटी मतलब फ्लक्चुएशंस कितने होते हैं।
अगर आप आज देखोगे अपना पोर्टफोलियो तो उसमें कितना मूव हुआ है, कहीं 4% तो नहीं गिर गया, कहीं 10% तो नहीं गिर गया, कहीं 5% से ऊपर तो नहीं भाग गया। इसको कहते हैं वॉलेटिलिटी। अब इनकी अगर मैं वॉलेटिलिटी बताऊं तो क्या रेंज निकल के आती है, 7.82, 5.93, 6.48, 7.26 वगैरह वगैरह। ठीक है, अब ये वॉलेटिलिटी कम है या ज़्यादा है, तो इसके लिए मैंने क्या करा, मैंने सेम ही स्क्रीनर लगाया और मैंने बहुत सारी इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर करा, जैसे कि फ्लेक्सी कैप हो गया, मिड कैप हो गया, लार्ज कैप हो गया। इनकी वॉलेटिलिटी का डेटा देखा तो इनकी वॉलेटिलिटी से अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे देखिए फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, 8.44, 10, 12, 10, 14, 10, 14, 12। तो पॉइंट क्या है, जो 100% या जो मेजॉरिटी ऑफ द इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें वॉलेटिलिटी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, बैलेंस एडवांटेज फंड में कम होता है। ठीक है, तो अगर आपको कम वॉलेटिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में तो बैलेंस एडवांटेज फंड एक बढ़िया विकल्प हो सकता है, क्योंकि रिटर्न्स को इनके कम तो आए नहीं है पास्ट में। अगर आप देखोगे कंपेयर करोगे तो ये ठीक ठाक रिटर्न्स हैं। हाँ, हो सकता है आगे इतने रिटर्न्स ना आए, हो सकता है आए, हम ये नहीं कह सकते, फ्यूचर में तो कुछ कहना इम्पॉसिबल है, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि इसमें रिटर्न्स का प्रोफाइल क्या है और इसमें वॉलेटिलिटी कितनी है। अब आपका एक क्वेश्चन होगा कि राहुल इसमें किस इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करना चाहिए बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो 2-3 पॉइंट्स मैं आपके सामने साझा करूंगा, क्लियर करूंगा, जिससे आपको समझ में जाएगा कि ये आपके लिए है या भी नहीं। तो देखिए 3 सिनेरियोज में मेरे हिसाब से बैलेंस एडवांटेज फंड बैफ्स जो है काफी प्रैक्टिकल फंड्स बन जाते हैं। पहला सिनेरियो है जब भी मान लीजिए आपको या किसी इन्वेस्टर को डेट और इक्विटी दोनों में इन्वेस्ट करना है, सारा के सारा पैसा इक्विटी में नहीं डालना है, स्टॉक वाले म्यूचुअल फंड में नहीं डालना है, दोनों में हाइब्रिड चाहिए उनको, मतलब एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, तो बैफ एक अच्छी चॉइस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि इसमें फंड मैनेजर डायनामिकली एलोकेशन चेंज कर लेता है मार्केट कंडीशंस के हिसाब से। ठीक है, इसलिए ये काफ़ी बेटर हो जाता है, पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो कि जब भी आपको मार्केट में लमसम पैसे लगाने हो कभी भी और आपको ये श्योर नहीं हो कि यार पता नहीं आगे अगले 1 महीने में क्या होगा, कहीं मैं मिड कैप खरीद लूँ और ये क्रैश हो गया 10% से या 20% से, और अभी एक्चुअली में 2025-26 में ये हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड्स गिर रहे हैं, 8% गिरेगा, कोई टॉप से 20% गिरे हुए फंड्स भी हैं। थीमेटिक म्यूचुअल फंड्स अगर आप जाके देखोगे 20% गिरे हुए हैं। ठीक है, तो जब ऐसी माहौल होती है तो उसमें अगर आपको एक नर्वसनेस है या श्योर नहीं है कि मैं क्या करूं, मुझे 10 लाख डालने हैं या 2 लाख डालने हैं या 5 लाख डालने हैं, थोड़ा मुझे अच्छा पैसा डालना है मान लीजिए, तो उस केस में आप बैलेंस एडवांटेज फंड में कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक डेट का कंपोनेंट होता है इसमें, चाहे वो हो सकता है 20% हो, चाहे हो सकता है वो 25% हो, कुछ तो रहेगा इसमें कंपोनेंट, वो आपके पोर्टफोलियो को कुशन देता है बेसिकली। ठीक है, और तीसरा सिनेरियो आता है कि अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड्स में, आपने कभी इन्वेस्ट नहीं करा है मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, लार्ज कैप में, तो डायरेक्टली इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड में घुसना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, थोड़ा सा नर्वस हो सकता है। उन लोगों के लिए बैफ एक अच्छी सुटेबल ऑप्शन बन जाती है। अब आपका क्वेश्चन होगा कि राहुल इनमें बहुत सारे 20 म्यूचुअल फंड्स हैं, कैसे सेलेक्ट करना है। तो देखिए मैं आपको रिकमेंडेशन तो दे नहीं सकता कि आप इस फंड के साथ जाओ या उस फंड के साथ जाओ। मैं आपको प्रैक्टिकली ना 3 या 4 ऐसे पैरामीटर्स बता देता हूं जो कि कोई नहीं बताएगा आपको, और अगर आप उन पैरामीटर्स को फॉलो कर लोगे तो आप इजीली ये 2-3 फंड्स इसमें अच्छे शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहला पैरामीटर जो हम इन फंड्स में लगाएंगे वो है एसेट अंडर मैनेजमेंट का। तो मेरे स्क्रीन पे आप 20 फंड्स देख सकते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा कि मुझे केवल वो ही फंड्स दिखाओ जिनमें एसेट अंडर मैनेजमेंट हाई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे हाई का अगर फिल्टर लगाता हूं तो 20 में से केवल 8 ही फंड्स बचते हैं, बाकी 12 फंड्स बहुत छोटी AUM वाले हैं, मतलब 4000 करोड़ से ज्यादा की उनकी AUM है ही नहीं। यहाँ पर 4000 करोड़ से 1 लाख करोड़ तक की हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट ले ली है। ठीक है, पहला क्राइटेरिया हो गया। अब इन फंड्स में से फर्दर हम कैसे करें, तो दूसरा क्राइटेरिया हम लगाएंगे 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न्स का। तो इनमें से हम केवल वो फंड्स को कंसीडर करेंगे जिनकी एवरेज एनुअल रोलिंग रिटर्न जो है वो लेट्स से 13% से ज़्यादा हो या 14% से ज़्यादा हो। ये आपका क्राइटेरिया कुछ भी हो सकता है, बट आप इनमें से आगे फिल्टर कर सकते हैं रोलिंग रिटर्न के बेसिस पे। तो यहाँ पर मैं अगर रोलिंग रिटर्न बेसिस का फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं जाकर बोलूँगा कि मुझे दीजिए 14% से ज़्यादा वाले। ठीक है, तो मैंने 14% से ज़्यादा वाले दे दिए, तो केवल 6 ही फंड्स निकल के आते हैं मोटा मोटा। अब इन 6 फंड्स में हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा। ओके, ये 1 टाइम स्टडी है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, 1-2 घंटे का ही काम है। इन 6 फंड्स में हमें क्या स्टडी करना है। तीसरा पैरामीटर जो आता है वो है इनकी इन्वेस्टमेंट अप्रोच क्या है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अप्रोच फॉर एग्जांपल, अब मैंने एग्जांपल के लिए जैसे HDFC का यहाँ पे एग्जांपल के लिए इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क आपको या अप्रोच यहाँ पर निकाल के दिया। इनके सबकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वेबसाइट पे जाओ, डॉक्यूमेंट डाउनलोड करो, उसमें इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क या अप्रोच होगा, उसको पढ़ने की कोशिश करो। ये बताता है कि ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कितना % अपना पैसा
ये इक्विटी में रखने वाले हैं और कितना डेट में रखने वाले हैं। क्योंकि जितने भी रिटर्न्स आएंगे वो किस बेसिस पे आएंगे कि एलोकेशन कैसे हुआ है, कितना इक्विटी में रखा, कितना डेट में रखा। ठीक है, तो यहां पर फॉर एग्जांपल HDFC का लॉजिक क्या है, एग्जांपल के लिए इनका लॉजिक है कि सबसे पहली चीज़ वैल्यूएशंस देखते हैं स्टॉक्स का कि भाई वैल्यूएशन ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि इक्विटी में कितना रखना है, स्टॉक्स में कितना रखना है। और उसके ऊपर ये मैक्रो पैरामीटर्स लगा देते हैं कि भाई मैक्रो में भी क्या चल रहा है, इन्फ्लेशन क्या है हमारी, ठीक है, फिस्कल मॉनिटरी पॉलिसीज़ वगैरह क्या है, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई इक्विटी अच्छा परफॉर्म करेगी, स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे या खराब परफॉर्म करेंगे, उसके हिसाब से अपना ये एलोकेशन यहाँ पर एडजस्ट करते हैं। अगर आपको इनका लॉजिक पसंद आता है तो हो सकता है आपको इस फंड के साथ जाना हो, आपको इनका लॉजिक पसंद नहीं आता है तो आप बोलोगे यार मैं इस फंड के साथ नहीं जाऊंगी। आप ये 4-5 फंड्स का ये कंपैरिजन ज़रूर कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, क्योंकि रिटर्न्स जो आएंगे वो सारे एलोकेशन के बेसिस पे ही आने वाले हैं फ्यूचर में। ठीक है, तो ये हुआ पैरामीटर नंबर 3। पैरामीटर नंबर 4 है कि पिछले 5 या 10 साल की आप जाके हिस्ट्री देखिए कि उनका एलोकेशन कैसे चेंज हुआ है पास्ट में। ठीक है, और क्या वो ऑलमोस्ट मार्केट को टाइम कर पाए कि नहीं कर पाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं दिखाता हूं HDFC का। ठीक है, तो HDFC का देखिए यहां पर जो आपको ऑरेंज बार दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब है कि इक्विटी में कितना परसेंट उनका एलोकेशन रहा है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सितंबर 2024 की। ओके, सितंबर 2024 मार्केट ऑल टाइम हाई था, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई, मिड कैप ऑल टाइम हाई, निफ्टी ऑल टाइम हाई। उस वक्त अगर इनका इक्विटी एलोकेशन ज्यादा होता तो मुझे एक चिंता वाली बात थी। इनका एलोकेशन कितना है, 49% ही था उस वक्त। ठीक है, इन्होंने कम रखा उस वक्त, क्यों? क्योंकि मार्केट में रिस्क बहुत ज्यादा थी। ओके, उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे मार्केट करेक्ट होना चालू हुआ सितंबर 2024 के बाद इन्होंने अपना इक्विटी एलोकेशन बढ़ाना चालू करा, क्योंकि वैल्यूएशन शायद उस वक्त अच्छे लगने लगे होंगे। इस तरह से आप जाकर किसी भी एक म्यूचुअल फंड BAF का पैटर्न पढ़िए, पिछले 5 साल का, 7 साल का, 10 साल का, जो भी डेटा अवेलेबल हो, होपफुली सबके डॉक्यूमेंट्स में ये डेटा आपको मिल जाएगा। इससे आपको ये पता लगा कि यार ये लोग, इनके जो फंड मैनेजर्स हैं, क्या वो वास्तव में मार्केट कंडीशंस के हिसाब से इक्विटी और डेट में एलोकेशन कर भी पा रहे हैं, या फिर बस ये थ्योरेटिकली बोलते हैं कि भाई इतना कर दिया और इतना नहीं करा। ठीक है, तो ये आप जरूर ध्यान रख लेना और जाके ये देख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है, इसको देखना। इसके बाद जो नेक्स्ट पैरामीटर है वो है कि फंड मैनेजर्स कौन कौन है और उन फंड मैनेजर्स में कितना एक्सपीरियंस है और उनमें कितनी स्टेबिलिटी है, कितने साल से वो फंड मैनेजर्स जुड़े हुए हैं इस फंड में। फॉर एग्जांपल HDFC में जैसे आप नाम देख सकते हैं, फंड मैनेजर के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। मैं इनको नहीं जानता पर्सनली, ऑफ कोर्स आप इनके बारे में गूगल कर लीजिए, इनका एक्सपीरियंस देख लीजिए कि कितना एक्सपीरियंस है। किसी का 15 साल, किसी का 20 साल, ऐसा होना चाहिए, राइट। और यहाँ पर आपको पता लगेगा कि ये कब से इस फंड में मैनेजर हैं। तो इनमें से ज़्यादातर जो लोग हैं 2022 से जुड़े हुए हैं, और एक इनका जो इन्होंने फंड मैनेजर ऐड किया है वो 2025 में ही ऐड किया है। ठीक है, तो पिछले 4 साल से ऑलमोस्ट यहाँ पर ये काफ़ी स्टेबल दिख रहा है मुझे। तो इस तरह से आप ये पैरामीटर्स लगा के डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा BAF आपके लिए सुटेबल होगा। अगेन मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे सकता, लेकिन इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होते हैं इनके बारे में पूरा समझाऊं। ठीक है, वो समझाने की कोशिश करिए। टैक्सेशन वाइज, चूंकि अगर फंड 65% से ज़्यादा की इक्विटी रखेगा तो ये आपका जो टैक्स लगेगा वो 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, शॉर्ट टर्म में 20%। ठीक है, लेकिन ये फंड्स जो है ना 1-2 साल के लिए सुटेबल नहीं है मेरे हिसाब से। ये फंड्स के लिए आप मिनिमम 4 से 5 साल का ड्यूरेशन रख के चलना, तभी आप बैलेंस एडवांटेज फंड में लगाना पैसा। क्योंकि ये फंड्स में ऑफ कोर्स जैसे हर म्यूचुअल फंड में रिस्क होती है कि शॉर्ट टर्म में हो सकता है इक्विटी कंपोनेंट, मानो इसने 80% लेके रखा हुआ है और मार्केट गिर गया, तो इस यहाँ पर रिस्क एक पैदा हो जाती है। तो वो ध्यान रखना कि 1-2 साल के लिए फंड्स में मत लगाना। अगर आपको 1-2 साल के लिए कहीं पैसे लगाने हो तो फिर आप नॉर्मल एक डेट म्यूचुअल फंड कंसिडर करो, या एक हाइब्रिड या डिफेंसिव या जिसको कंजर्वेटिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड बोलते हैं, उनको जाके एक्सप्लोर करो। यहाँ पे मिनिमम 4 से 5 साल का अपना एक होराइजन लेके चलना। ठीक है, अच्छे से फंड को सेलेक्ट करना और इन्वेस्टेड रहना। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स में एक थैंक यू लिख दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गुड टू ग्रेट पॉडकास्ट सीरीज को जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहां पर, और वो भी हिंदी भाषा में। चलिए मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।